का भाग ए का दूसरा पार्ट मेरे संग की औरत, जो कि मृदुला गर्ग द्वारा रचित है, उसे लेकर मैं चर्चा करना चाहती हूँ, उसके बारे में बताना चाहती हूँ, पार्ट में हम जाना चाहते हैं। उससे पहले मैं बता दूँ कि पहला पार्ट इस जल प्रलय में आपके सिलेबस में नहीं है। जहाँ तक मुझे मालूम है वो सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए दूसरे पार्ट की ओर हम जाते हैं। तो पहला पार्ट इस जल प्रलय में वो पहले था, अभी ये सिलेबस में, इस साल के सिलेबस में पिछले साल भी नहीं था, इस साल भी जो आपका सिलेबस है, जो पाठ्यक्रम है, उसमें इस पाठ को रखा नहीं गया है। तो हम आते हैं दूसरा पाठ मेरे संग की औरत, और ये जो पाठ है ये मृदुला गर्ग द्वारा रचित है। तो मुझे लगता है किसी भी पाठ परंपरागत रूप से, जिस तरह से हम किसी भी पाठ को करने से पहले, किसी भी निबंध को पढ़ने से पहले या किसी भी पाठ में जाने से पहले हम उसके रचयिता के संबंध में थोड़ा जान लेना आवश्यक होता है, तो इसमें भी हम वही करेंगे। मृदुला गर्ग जी के संबंध में थोड़ा हम जान लेंगे। अवश्य मृदुला गर्ग जी हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की थी, और मृदुला गर्ग जी का जो जन्म है वो कोलकाता में है, और उनका जन्म 1938 ईस्वी में 25 अक्टूबर को है कोलकाता में। मृदुला गर्ग जी जो है ये हिंदी साहित्य की सेवा तो की, किंतु इसने अपने प्रधान विषय के रूप में जो उसने पढ़ाई लिखाई की, इसने जो अपना अर्थशास्त्र में जो है इन्होंने स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की थी, और स्नातकोत्तर की उपाधि इसने, मतलब स्नातक के बाद भी, आफ्टर स्नातक मतलब जो जिसे हम कहते हैं ग्रेजुएशन, उसके बाद भी जो पोस्ट ग्रेजुएशन अर्थात स्नातकोत्तर की उपाधि इन्होंने जो प्राप्त की थी वो हिंदी में नहीं था, वो था अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स में था। और वो जो थी वो दिल्ली विश्वविद्यालय में कुछ सालों तक अध्यापन का कार्य भी की। किंतु मृदुला गर्ग जी का जो शुरू से ही रुचि हिंदी साहित्य की सृजन में थी, तो उस रुचि के कारण ही वो हिंदी साहित्य की सेवा करती रही। ठीक है, वो हिंदी साहित्य की सेवा, मतलब हिंदी साहित्य के साथ, वो हिंदी साहित्य के गद्य साहित्य के साथ वो जुड़ी रही, अब भी जुड़ी हुई है। ठीक है, तो उन्होंने जो है सिर्फ कहानियों को ही नहीं लिखा, कहानी, उपन्यास, निबंध, नाटक, इन सभी को मिलाकर अगर हम इन्हें मिलाते हैं, गद्य साहित्य के जो ये अलग अलग विधाएं हैं, कहानी विधा है, उपन्यास, नाटक, निबंध, इन सारे विधाओं को अगर देखा जाए, उसके बाद संस्मरण मतलब संस्मरणात्मक विधा में लिखा गया, अभी जो मैं बता रही हूँ मेरे संग की औरत, ये संस्मरणात्मक विधा में लिखा गया है। संस्मरण मतलब याद से लिखी गई। ठीक है, तो ये भी संस्मरण भी एक विधा है हिंदी साहित्य में, हिंदी के गद्य साहित्य में। तो इन सारे को अगर मिलाया जाए तो इस तरह उनकी 20 रचनाएं, ठीक है, प्रमुख 20 रचनाएं हमें प्राप्त होते हैं। तो ये मृदुला गर्ग जी जो है, इन्हें पुरस्कारों से भी नवाजा गया। मृदुला गर्ग जी अपने 11 कहानी संग्रह और 8 उपन्यास संग्रह से काफी प्रसिद्ध हुई। ठीक है, इंडिया टुडे नामक जो एक पत्रिका हमारे भारत में है, जो कि जिसका अंग्रेजी संस्करण भी है, हिंदी संस्करण भी है, तो हिंदी संस्करण में कटाक्ष नामक एक स्तंभ को लिखा करती थी मृदुला गर्ग जी, जो कि उनका 2003 साल से लेकर 2010 तक चला, जिसमें उनके तीखे व्यंग के कारण वो काफी चर्चित रही। 2003 साल से 2010 साल तक इंडिया टुडे के हिंदी संस्करण में कटाक्ष नामक एक स्तंभ आया करता था, जो कि उनके द्वारा लिखी गई थी, लिखा जाता था मृदुला गर्ग जी के द्वारा। वो मतलब एकदम निश्चित समय अंतराल पर वो जैसे जैसे उसका अंक निकलता था, तो हर अंक में उनका वो आता था, 2003 साल से लेकर 2010 साल तक आया है। ठीक है, तो जिसमें कटाक्ष में उन्होंने जो अपने व्यंगों का व्यंग, जिस तरह से उन्होंने अपने व्यंगमान को छोड़े थे, उनके तीखे व्यंग के कारण वो काफ़ी चर्चित रही। और इसके अलावा जो मैं अभी बता रही थी कि कहानी संग्रह, उपन्यास संग्रह, उनके उपन्यासों में उसके हिस्से के धूप, वंशज, ये उनके प्रमुख उपन्यासों में है, काफ़ी चर्चित उपन्यासों में है। कहानी संग्रह में भी कितनी कैदें, टुकड़ा टुकड़ा आदमी, डैफोडिल जल रहा है, ये उनकी कुछ प्रमुख अच्छी कहानियां हैं मृदुला गर्ग जी का। तो ये जो पाठ है मेरे संग की औरत, पाठ के शीर्षक से ही पता चलता है कि लेखिका ने इस पाठ में खासकर मेरे संग की औरत मतलब महिलाओं को यहाँ पर प्राधान्य दिया है, और वो उन सारी महिलाओं को, उन सारी औरतों का जिक्र इस पाठ में लेखिका ने की है
जिसे वो खास पहचानती थी। इस पाठ में कुल 8 औरतों का यहाँ पर चर्चाएं हुई है। उनके बारे में बताया गया है, उनके चरित्र के बारे में बताया गया है, उनकी गतिविधियों के बारे में बताया गया है, जिसमें लेखिका खासकर ऐसी औरतों को बताते समय काफी गर्वित महसूस करती है, जो पुराने समय के होते हुए भी अपने को परंपराओं में ना बांधकर, परंपराओं से बाहर ले जाकर, अपनी भावनाओं को परंपरा से बाहर ले जाकर, अपनी विचारों को, भावनाओं को परंपरा से बाहर ले जाकर, अपने को अपने को समाज के आगे खड़ा की थी। तो ये थी उनकी नानी, परदादी, वो कुछ ऐसी महिलाएं थी जो लेखिका की, मतलब लेखिका के परिवार से ही है। तो लेखिका की नानी, लेखिका की परदादी ऐसी औरतें थी जो बहुत पुराने जमाने के होते हुए भी परंपरागत ढंग से वो जीवन व्यतीत तो करती थी, किंतु बीच बीच में ही वो परंपरा से बाहर हो जाती थी, क्योंकि हमारी परंपराओं में कहीं कहीं गलतियां भी है। हमारी परंपराएं हर जगह सही नहीं है। प्राचीन काल से कुछ ऐसी परंपराएं भी चली आ रही हैं जो कि सही नहीं है। जहाँ भी उन्हें गलतियां लगा, ठीक है, जहाँ भी उन लोगों ने, मतलब लेखिका की परदादी ने, लेखिका की नानी ने, ठीक है, जहाँ भी गलतियों को देखा, उस समय खुद को परंपरा से बाहर ले जाकर खड़ा करती है और जो है समाज में दूसरी औरतों के सामने या समाज के लोगों के सामने अपने को उदाहरण के रूप में रखती है। तो पाठ को पढ़ने से ही हमें पता चल जाएगा। परंपरागत इस पाठ में उन्होंने खासकर, लेखिका ने खासकर पाठ में 8 महिलाओं की विशेषताओं को लेकर तो आई ही है, साथ ही साथ ये भी उसने बताया है कि हमेशा परंपरा का निर्वाह करना संभव नहीं होता है। अगर परंपरा में कुछ गलतियां हो, परंपरा में अगर कुछ तिरस्कृत करने लायक हो तो उसे अवश्य तिरस्कार करना चाहिए। इस पाठ में हम ये देखते हैं। ये पाठ काफी रोचक है। सारी महिलाएं जो है वो लेखिका की खुद की परिचित महिलाएं हैं। उनके बारे में लेखिका ने यहाँ पर लिखा है। ये संस्मरणात्मक विधा में लिखी गई है। मतलब ये जो कहानी है मेरे संग की औरत, ये संस्मरणात्मक मतलब याद से लिखी गई है। जरूरी नहीं है कि सारे लोग, लेखिका के सारे लोग जिनके बारे में यहाँ पे लिखा गया, सारे लोग जीवित हो। कुछ यहाँ पे पुरानी घटनाएं हैं जिससे संबंधित ये घटनाएं हैं, वो सभी लोग जीवित भी नहीं है, ठीक है। तो इस पाठ का एक बहुत बड़ा उद्देश्य ये रहा है कि परंपरा को कभी कभी जरूरत पड़ने पर हमें तोड़कर बाहर आना पड़ता है। परंपरा में जो गलतियां होती हैं, परंपरा में जो असंगतकार जो भावनाएं होती है, विचार होते हैं, उन्हें हमेशा त्यागना ही सही होता है। हमें पाठ की ओर आना चाहिए। मैंने मृदुला गर्ग जी के बारे में मैंने ये सब कुछ बताया, ठीक है। तो पाठ बहुत बड़ा है, मेरे संग की औरत। आप लोगों से मैं बोलूँगी कि आप, अगर आपके पास किताब नहीं है तो आप NCERT का ऐप डाउनलोड करेंगे, जहाँ NCERT न्यू बुक्स करके जो कॉलम है, वहाँ जाकर आप हिंदी के पुस्तकों को पा सकेंगे। क्लास 9 के कृति का किताब है, किताब का नाम है कृति का भाग 1, ठीक है, जिसका दूसरा वाला पार्ट। तो आपको NCERT, क्योंकि सभी के पास शायद किताबें नहीं हो, तो किताबें ना होने का भी एक उपाय मैंने बता दिया कि इस तरह से इसे सुलझाया जा सकता है। पढ़ाई तो बंद नहीं रह सकता। अब हम पाठ की ओर आएंगे, देखते हैं पाठ में क्या है। मैं रीडिंग करूँगी, रीडिंग करके मैं व्याख्या करूँगी। पाठ बहुत बड़ा पाठ है, ठीक है, जो कहानी है बहुत बड़ी कहानी है। मैं देखती हूँ मैं कितना रीडिंग कर पाती हूँ, ठीक है। बीच बीच में मुझे कुछ स्तंभों को लेकर भी चलना पड़ेगा। मैं पेज नंबर और स्तंभ बता दूंगी, उसके विशेष बातों को बता दूंगी, ठीक है। तो कोशिश मैं करूंगी पूरा पढ़कर व्याख्या बताने, ठीक है। अब हम कहानी की ओर आते हैं। मेरे संग की औरतें, मृदुला गर्ग। कहानी में क्या हम देखते हैं? मेरी एक नानी थी, जाहिर है, पर मैंने उन्हें कभी देखा नहीं। मेरी माँ की शादी होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। शायद नानी से कहानी न सुन पाने के कारण बाद में हम 3 बहनों को खुद कहानियाँ कहनी पड़ी। यहाँ पर लेखिका मृदुला गर्ग जी कह रही है कि उसकी एक नानी थी। ये तो सही बात है, नानी तो सभी की होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। किंतु लेखिका का दुर्भाग्य ये था कि लेखिका अपनी नानी को देखी नहीं थी। लेखिका की जो नानी थी वह लेखिका की माँ की शादी से पहले ही मर चुकी थी।
तो शादी से पहले ही, लेखिका की माँ की शादी से पहले ही अगर उसकी नानी मर जाए तो ये संभव है ही नहीं लेखिका के लिए और लेखिका के भाई बहनों के लिए कि अपनी नानी को देखें। तो लेखिका और लेखिका की बहन भाई जो थे, उन्हें अपने नानी से कहानी सुनने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ था। तो लेखिका कह रही है कि शायद उनसे कहानी सुनने का हमें सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, मौका नहीं मिला, तो हो सकता है कि हम तीनों बहनों को बाद में खुद कहानियां इसीलिए कहनी पड़ी। कहने का तात्पर्य है कि लेखिका के घर से लेखिका और उसकी और 2 बहनें भी लेखिका बनी थी, मतलब मृदुला गर्ग, उसकी बड़ी बहन मंजुल भगत और उसकी 5वीं बहन अचला, ये 3 लेखिका बनी थी जो कहानियों को लिखती थी, कहानियां कहती थी। तो वो कह रही है कि हमें नानी से कहानी सुनने का सौभाग्य मिला नहीं, शायद इसीलिए हम तीनों बहनें कहानी को कहते थे, कहानियां कहते थे, हमें कहानियों को कहना पड़ा। शायद नानी से कहानी, अच्छा, नानी से कहानी भले ना सुनी हो, नानी की कहानी जरूर सुनी। वाह, बड़ा मजेदार। लेखिका कह रही है कि नानी से हमें कहानी सुनने का सौभाग्य तो प्राप्त नहीं हुआ। वास्तव में होता है ना कि नानी जो होती है, हम लोगों की नानी हमें बहुत तरह तरह की कहानियां सुनाती है, राजा की कहानी, रानी की कहानी, असुरों की कहानी, मतलब राक्षसों की कहानी, ठीक है। तो बहुत सारे की, फिर पंचतन की जो पंचतन की जो नीति मूल्य जो कहानियां होती हैं, ठीक है। तो ये सारी कहानी इत्यादि हमें सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है अपनी नानी से, दादी से, नाना जी से, दादाजी से। तो ऐसा सौभाग्य लेखिका को प्राप्त नहीं हुआ था। तो नानी की कहानी जरूर नहीं सुनी थी, नानी से कहानी जरूर नहीं सुनी थी, किंतु नानी की कहानी वो जरूर सुनी थी। लेखिका और लेखिका के भाई बहन जब बड़े हुए तो उन्हें, ठीक है, अपनी नानी की कहानी सुनने का सौभाग्य हुआ था, नानी के संबंध में जानने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। नानी से भले ही कहानी वो ना सुनी हो, ठीक है, विभिन्न प्रकार के बहुत तरह के जो रोमांचक कहानियां होती है जो जनरली हमारे नाना जी या फिर दादी दादाजी कहते हैं बच्चों को, ठीक है, तो उस तरह की कहानियां उन्हें भले ही ना मिले हो, सुनने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ हो, मौका नहीं मिला हो, किंतु नानी के संबंध में जानने का सौभाग्य इन्हें मिला था। और बहुत बाद में जाकर उसका असली मर्म समझ में आया। नानी के संबंध में लेखिका जो भी कुछ अपने बचपन में जानी थी, शायद उसे बहुत अच्छी तरह से नहीं समझी थी। नानी के संबंध में जो भी घटनाओं को वो सुनी थी, उसे वो उस समय ठीक से समझी नहीं थी। लेकिन बाद में जब लेखिका बड़ी हो जाती है, उस समय नानी की उन घटनाओं को जब वो याद करती है, तब उसके संबंध में समझ में आता है, तब उन बातों को समझ पाती है कि नानी ने ऐसा क्यों किया था और ऐसा क्यों नहीं किया था, ठीक है। मर्म बाद में समझ में आने का अर्थ है कि नानी के संबंध में कुछ घटनाओं को वो सुनी तो थी अपनी बचपन में, उसे मालूम तो था बचपन से ही, किंतु वो ठीक से समझी नहीं थी कि नानी ने ऐसा क्यों किया, या इसका अर्थ क्या है, इसको करने से क्या होता है, इसके पीछे कारण क्या है। जो समझ में आया लेखिका को बाद में जब वो बड़ी हो गई। पहले इतना ही जाना कि मेरी नानी पारंपरिक, अनपढ़, पर्दानशी औरत थी। पहले इतना ही जाना कि सबसे पहले नानी के संबंध में लेखिका को सिर्फ इतना मालूम था कि उसकी नानी पारंपरिक थी। पारंपरिक अर्थात परंपरा से महिलाएं जैसी होती है, उसकी नानी भी वैसी ही थी। घर में रहना, पति की बातों को सुनना, पति के साथ मुंह ना लगाना, ठीक है, उसकी सेवा करना, ससुराल वालों का सेवा करना, अपने बच्चों की सेवा करना, ठीक है, और घर के कामकाज में लगे रहना, पूजा पाठ करना, जैसे पारंपरिक महिलाएं होती हैं, उसकी नानी भी पारंपरिक थी, ठीक है। अनपढ़ थी, मतलब बहुत पढ़ी लिखी नहीं थी, थोड़ा बहुत ज्ञान था पढ़ाई का, मतलब अनपढ़ थी, जिसे हम अनपढ़ कहते हैं, पढ़ी लिखी नहीं थी, शायद अक्षरों का ज्ञान भी नहीं था, ये भी हो सकता है, अनपढ़ का अर्थ तो वही होता है। पर्दानशी मतलब बाहर के लोगों के सामने न आना, ठीक है, पर्दानशी अर्थात पर्दा प्रथा, पर्दा करना, ठीक है, बाहर के बड़ाई मर्दों के सामने आकर या अपरिचित लोगों के सामने आकर बात करने की जो रिवाज है वो उस समय नहीं था। तो उसकी नानी में भी ये बातें थी, पर्दानशी थी, घर के अंदर रहती थी, किसी भी दूसरे मर्दों से या अपरिचित लोगों से जल्दी आकर बात नहीं करती थी। जिनके पति शादी के तुरंत बाद उन्हें छोड़कर बैरिस्टरी पढ़ने विलायत चले गए थे। ध्यान से समझो, लेखिका कह रही है कि लेखिका की नानी जो थी वो पारंपरिक थी, धर्मपरायण थी, पतिव्रता थी,
पर्दानशी थी, पराए मर्दों से बात नहीं करती थी, ठीक है, अनपढ़ भी थी, पढ़ी लिखी नहीं थी। किंतु उसके जो पति थे, मतलब लेखिका के जो नाना जी थे, वो शादी के, मतलब नानी से शादी के, लेखिका की नानी से शादी के तुरंत बाद नानी को छोड़कर विलायत गए थे बैरिस्टरी पढ़ने, ठीक है, विलायत बैरिस्टरी पढ़ने के लिए शादी के तुरंत बाद चले गए थे। मतलब नाना जी काफ़ी क्या थे, पश्चिमी स्वभाव के थे। नाना जी काफ़ी, मतलब नाना जी में जो था बात, वो एकदम गए गुजरे या पारंपरिक भारतीयों की तरह नहीं था। उनके नाना जी जो थे काफ़ी अंग्रेज रीति रिवाज में पले बढ़े थे, ठीक है। तो लेखिका भी कह रही है कि नानी भले ही पर्दानशी हो, भले ही पारंपरिक हो, एकदम पारंपरिक, ठीक है, या फिर परंपरागत भारतीय महिलाओं की तरह हो, लेकिन नाना जी ऐसे नहीं थे। उनके स्वभाव में, उनके रहन सहन, उनके चाल चलन में, क्योंकि वो विलायत गए थे, विलायत से बैरिस्टरी पढ़ के आए थे, तो ये स्वाभाविक है कि उनके चाल चलन में क्या हो जाएगा, विलायती स्वभाव का प्रवेश हो जाएगा। तो नाना जी ऐसे थे। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, कहाँ से वो पढ़ के आए थे बैरिस्टरी? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से वे बैरिस्टरी की डिग्री लेकर वो भारत लौटे थे, देश लौटे थे, और विलायती रीति रिवाज के संग जिंदगी बसर करने लगे। तो नानी के अपने रहन सहन पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। यहाँ पर हम नानी के बारे में देख रहे हैं। ध्यान रखना है, इस पार्ट में ऐसा है कि आपको 8 महिलाओं के बारे में बताया जाएगा। जैसे जैसे पार्ट आगे बढ़ता जाएगा, धीरे धीरे पिछले वाले महिला के बारे में आप भूलने लगेंगे। इससे जितना भी आज नानी के बारे में मैं बताऊंगी, उसे एक जगह पे लिख के उसको अलग से रखना है कि नानी की विशेषताएं क्या क्या है, नानी की चारित्रिक विशेषताएं क्या क्या है। तो नानी जो है वो पारंपरिक थी, किंतु उसके पति विलायत गए थे बैरिस्टरी पढ़ने शादी के तुरंत बाद। मतलब नाना जी कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से बैरिस्टरी की डिग्री लेकर लेखिका के नाना जी भारत लौटे। भारत लौटने के बाद उनके रहन सहन में, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि उनके रहन सहन में विलायती स्वभाव था, उनका रहन सहन विलायती था, उनका रहन सहन भारतीयों जैसा नहीं था, ठीक है। तो अपने विलायती रीति रिवाज के साथ वो जिंदगी बसर कर रहे थे, किंतु इसका प्रभाव नानी पर बिल्कुल भी नहीं पड़ा। नानी जो थी वो अपने भारतीय परंपरा में ही थी, उसमें से, नानी में से भारतीय परंपरा का किसी प्रकार से क्या नहीं हुआ, मतलब भारतीय परंपरा उससे अलिप्त नहीं हुआ नानी से। न उन्होंने अपनी किसी इच्छा, आकांक्षा या पसंद नापसंद का इजहार पति पर कभी किया। नानी ने न तो कभी अपने भारतीय परंपराओं को छोड़ा और न ही कभी अपने पति से कभी अपनी इच्छा, आकांक्षाओं के बारे में बताया। पर्दानशी तो थी, लेकिन पर्दानशी अपने पति के साथ भी था, मतलब पति से भी बहुत खुलकर बात करना नानी में नहीं था। नानी अपने पति से काफ़ी खुलकर बात नहीं करती थी, वह अपने पति से भी अपनी इच्छा, आकांक्षाओं को प्रकट नहीं करती थी। अपनी इच्छा, अपनी मन की इच्छाओं को बताना, ये बात नानी में नहीं थी। नानी ने कभी भी अपनी किसी इच्छा, अनिच्छा को न तो अपने पति से प्रकट किया और न ही कभी अपनी परंपराओं को छोड़ने की बात सोची, और न ही कभी अपने पति से, विलायती पति से इस बात के लिए जबरदस्ती की कि आपको भारतीय परंपराओं में ही या भारतीय रीति रिवाजों में ही चलना है। तो यहाँ पर आज हम नानी के बारे में देख रहे हैं। आज हम इतना ही रखते हैं। नानी के बारे में हम जो भी कुछ देखें और भी हम आगे देखेंगे। आज हम जितना देखें उसको थोड़ा थोड़ा करके अलग करते जाइए। जो जो चरित्र आता जाएगा उन सारे चरित्रों को हम एक जगह अलग अलग करते जाएंगे, तो फिर इस पाठ के अंत में जाके आपको सहूलियत होगा, ठीक है, क्योंकि अलग से सभी चरित्रों के चारित्रिक विशेषताएं पूछे जाते हैं। तो आज मैं इस पाठ को यहीं तक रखती हूँ। अगले वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, धन्यवाद।